नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। जी हां, और संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने से पहले हम बात इमरान प्रतापगढ़ी की कर लेते हैं, जिसके उस भाषण के अंश से हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की है, जिसमें जीतन राम मांझी का भी नाम है, चिराग पासवान का भी नाम है, बिहार की बात संदर्भ में, और नीतीश कुमार का भी नाम है। तो जरा ये समझने की जरूरत है कि भाई प्रतापगढ़ी जी जो है, इन नेताओं का नाम क्यों लिया, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने इन नेताओं का नाम लिया है उसका असर तो दिख रहा है। जदयू के 4 पार्टी पदाधिकारी, अभी थोड़ी देर पहले चौथे भी हैं जनाब, वो भी इस्तीफा दे दिए हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला फिलहाल थमने वाले नहीं है। हाँ, विधायक विधान पार्षद जो उनके हैं नीतीश जी के, वो तो इस्तीफा नहीं देंगे। गुलाम गौस ने अपनी नाराज़गी पहले ही दिन व्यक्त की थी लालू यादव से मिलके, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ेगी कि जमा खां रिजाइन दे दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति ही कुछ ऐसी है ना कि मुस्लिम पॉलिटिक्स, उसी का हाल वही है जो हाल बिहार के पॉलिटिक्स का है। एक चौराहे पर खड़ा है वोटर बिहार का, और पिछले कई वर्षों से निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हम लेफ्ट जाए या राइट जाए, इसलिए सीधे चला आ रहा है। अरे छोड़ो, नीतीश कुमार है तो छोड़ दो। विकल्पहीनता वाली स्थिति की चर्चा ज़्यादा होती है बिहार में, जबकि राजनीति में विकल्पहीनता की जैसी बातों का कोई स्थान नहीं है। राजनीति ही एक ऐसी जगह है जहां विकल्पहीनता का कोई स्थान नहीं है। जनता खुद विकल्प तैयार करती है, लेकिन बिहार में विकल्पहीनता की बात बहुत ज़ोर शोर से होनी शुरू हो जाती है। चुनाव से ठीक पहले क्या करे बिहार की जनता, विकल्प ही नहीं है। लालू यादव को वोट दे दें, अब बताइए किसको वोट दे दें? बीजेपी को वोट कर दें, कांग्रेस को वोट कर दें? तो इस तरीके से वोट कर दें वाली बात कहने वाले लोगों की संख्या बिहार में पिछले कई वर्षों से देखने को मिला है। इसलिए यथावादी स्थिति बनी हुई है, कोई हलचल नहीं हो रहा है, पानी ठहरा ठहरा सब है, एकदम ठहराव वाली स्थिति आ गई है बिहार में। इमरान प्रतापगढ़ी जी के कहने का मतलब क्या है? उन्होंने जो बातें कही है वो उस बिहार की जनता को संबोधित करते हुए है, जो जनता कभी वाजपेयी जी के साथ रहते हुए भी नीतीश ने कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलने दिया। रामविलास पासवान तो इस मामले में 2 कदम और हमेशा आगे रहे। तो वो कुछ और दौर था, आज कुछ दौर अलग है। प्रतापगढ़ी जी अपने यूपी की बात हमें लगता है कि जिस तरीके से समझ रहे हैं, बिहार भी अब उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और ये आखिरी लड़ाई है सेकुलरिज्म की भी। ये अलग बात है कि कल ललन सिंह की बातों से अल्पसंख्यक ज़्यादा नाराज है, लेकिन नाराज़गी के अलावा उनके पास कुछ ऐसा विकल्प नहीं है कि बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाए। ये आखिरी चुनाव है 2025। इस चुनाव में अगर नीतीश कुमार बेहतर सीटों के साथ उनकी वापसी होती है, तो ये जो बीजेपी के पैरोकार लोग पार्टी में हैं, ललन सिंह, संजय झा जैसे, विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे लोग जो आजकल दिख रहे हैं, और लग रहा है जैसे पार्टी बीजेपी के बिहाफ में ही चल रही है, वो स्थिति बदल जाएगी। और ये भी बात है कि नीतीश कुमार अगर वो मना स्थिति में नहीं रहते जिस मना स्थिति में दिखते हैं, वो राष्ट्रगान के समय, महिला फोटोग्राफी के दौरान तो हमें कोई आपत्ति नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रगान के समय हमें लगा कि नहीं, वो नीतीश कुमार नहीं है। कई मौके पर चीज़ें देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार में अब पहली वाली बात नहीं है। एक वजह ये भी है
आज नीतीश पुराने फॉर्म में, यही नीतीश है ना कि राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन के विपरीत जाकर उन्होंने वोट किया है। कई बार रामनाथ कोविंद को उन्होंने वोट किया, प्रणब मुखर्जी जब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वोट कर दिया, और जब इंडिया गठबंधन के साथ थे, या मतलब यूपीए गठबंधन के साथ थे, तो उन्होंने राम गोविंद को वोट कर दिया। कई मौके पर उन्होंने स्वतंत्र निर्णय लिया है, और वक्फ बोर्ड पे स्वतंत्र निर्णय लेने से उनको मोदी रोक भी नहीं पाते। ये भी समझ लीजिए कि मोदी जो है रोक भी नहीं पाते। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस मनोस्थिति में है वहाँ बहुत मुश्किल है। और बात जीतन राम मांझी की, तो उनकी बात करना ही बेमानी है। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो उस पॉलिटिक्स के हिस्सा जरूर रहे हैं, लेकिन उस सोच के प्रति कभी गंभीर नहीं दिखे हैं। उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण रहा है कि सत्ता रहनी चाहिए, और कुछ बात हो या नहीं हो। विचारधाराओं को लेकर वो कमिटमेंट कभी देखने को नहीं मिला, जो कमिटमेंट राजनीतिज्ञों में होना चाहिए। और चिराग तो हनुमान ही है। चिराग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? रामविलास पासवान वो थोड़ी है। हालांकि इस पॉलिटिक्स का नुकसान नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को नहीं होगा जितना उससे बहुत ज़्यादा नुकसान चिराग को होगा, क्योंकि अभी चिराग राजनीति के क्षेत्र में ककरा है, पड़ रहे हैं। अभी भले सांसद 2 बार बन चुके हो, 14 से लगातार सांसद है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक अलग स्ट्रेचर का नेता जैसे रामविलास पासवान थे, या जो भी उस तरीके के क्षत्रिय दल के नेता के रूप में मजबूती के साथ खड़े रहे हैं अन्य राज्यों में भी, वो स्थिति चिराग की नहीं रहेगी, ये तय मानिए। और ये निर्णय चिराग के लिए आत्मघाती। सभी जो ये इलाहाबादी जी जिनके बारे में चर्चा की है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान चिराग को होगा, क्योंकि चिराग धर्म की सियासत पर कहीं टिकने वाले नहीं है। समझ गए ना? बीजेपी के साथ रामविलास भी गए थे, लेकिन एक दूरी वो हमेशा बना कर रखे। वाजपेयी जी की तो उन्होंने एक वोट से सरकार गिरा दी थी ना। हमेशा दूरी बना कर रखे, और हमेशा कॉमनल पॉलिटिक्स पे वो अलग दिखने की कोशिश उन्होंने किया। लेकिन चिराग और चिराग की पार्टी मतलब आइडियोलॉजी के रूप में पूरी तौर पर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है, और इसका नुकसान होगा। इसलिए नीतीश को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा, जीतन राम मांझी को कितना नुकसान होगा वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि चिराग की राजनीति, या यूँ कहे चिराग वक्फ बोर्ड के समर्थन में जिस तरीके की उन्होंने दलील दी है, या जिस तरीके से उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, आने वाले समय में बुझ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सीधे पासवान के सहारे आप सियासत नहीं कर सकते। रामविलास पासवान के साथ हमेशा बिहार का अल्पसंख्यक भी सहज रहा है। भले 1-2 मौके पर उन्होंने आरजेडी से अलग हटकर चुनाव भी लड़ा, फिर भी अल्पसंख्यकों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अल्पसंख्यक एकदम मजबूती के साथ उनके खड़ा रहा, और उनके जो भी उम्मीदवार हुए, चाहे वो बीजेपी के साथ 2014 के चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़े थे ना, फिर भी जहां उनके उम्मीदवार थे, जमुई में चिराग को ही मुसलमानों ने वोट किया था। ये बात हाजीपुर में वोट करते रहा है, उनको वैशाली में वोट करता रहा है। मतलब रामविलास पासवान की पार्टी को लेकर मुसलमान यह मानते रहा है कि भाई सेकुलरिज्म का ये कह सकते हैं कि के प्रति इनका कमिटमेंट है, और इनके उम्मीदवार को चाहे किसी भी दल में क्यों नहीं, इनको वोट कर सकते हैं, वोट करना है। तो चिराग के लिए महंगा साबित हो सकता है। नीतीश तो अब अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम पारी खेल रहे हैं, और उनसे अब कोई नई उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो जितने दिनों तक, ये देखिए देश के इतिहास में, अब भले आप नीतीश कुमार को आप पलटू राम कहते रहिए, नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर हमें भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, हम उनके काम की आलोचना करते हैं, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के कॉमनल एजेंडे को, या धर्म के आधार पर चलने वाले उनके एजेंडे को बिहार में रोक कर रखा है, ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी है। मतलब समझिए 2005 से बीजेपी के साथ वो है ना,
2013 में मोदी आए तो सबसे पहले गठबंधन से अलग होने वाला साथी वही थे कि मोदी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, भोज कैंसिल कर दिया था। याद करिए ना, मोदी को कभी भी नीतीश कुमार स्पेस नहीं दिए। 2013 में उसने भोज कैंसिल कर दी। ये अलग बात है कि बिहार की जनता उनके साथ, उनके उस फैसले के साथ नहीं खड़ी हुई। काश अगर वो खड़ा होता तो इस देश की राजनीति ही बदल जाती। मोदी की पूरी राजनीति जो है सो धरी की धरी रह जाती अगर बिहार की जनता मोदी के बजाय नीतीश के साथ खड़ा रहता। 2014 में पूरा समा बदल जाता इस देश की राजनीति का। लेकिन चीज़ें हैं जो चल रही है, इसलिए इस राजनीतिक बवंडर से वक्फ बिल को लेकर जो अंदेशा इमरान प्रतापगढ़ी ने व्यक्त किया है, न वो दौर है, न अब नीतीश में वो ताकत है, और ना ही बिहार की राजनीति उस मुहाने में पर खड़ी है जहाँ से बहुत कुछ बदलाव की बात सोची नहीं जा सकती है। इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी जिस अंदाज में अपनी बातों को कहा है, बिहार से फिलहाल उनको साथ मिलता हुआ दिख नहीं रहा।